नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अपहरण की खबर के साथ, जो कि हल्द्वानी से आ रही है। लाल कुआं इलाके का जिक्र करेंगे। यहां पर लड़की का अपहरण हो गया है और अपहरण के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। मामला देर रात का है। बताया जा रहा है कि रात 10 बजे के लगभग लड़की ने अपने घर के बाहर खाना खाने के बाद कुछ पड़ोस के लोग थे, उनके साथ टहल रही थी। उसी दौरान यूपी नंबर की एक गाड़ी आती है, जो कि लड़की का अपहरण करके चली जाती है। फिलहाल जो है लड़की की सहेलियों जो है वो शोर मचाती हैं। आसपास के लोगों को खबर होती है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। अपहरणकर्ताओं को पकड़कर लड़की को सकुशल लाया जाएगा, ये पुलिस कह रही है। परिवार 1 बजे रात तक थाने में रहता है, मिन्नतें करता है, फिर हंगामा भी होता है पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद अब पुलिस ये कह रही है कि हम हर कोशिश करेंगे कि लड़की को जो है लाया जाए। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब रात को 10 से 11 बजे के बीच में ये कहा जा रहा है कि लड़की खाना खाने के बाद टहल रही थी। आस पड़ोस की भी लड़कियां थी और उसी दौरान अपहरण होता है। परिवार पुलिस स्टेशन जाता है, 1 बज जाते हैं। 10 बजे के आसपास जो है हमारे लाल कुआं थाने में क्षेत्र में एक बाहर यूपी के नंबर की गाड़ी आई और उसके द्वारा जो है किसी लड़की को अपनी गाड़ी में ले जाना, ये जानकारी में आया है। इस टॉप विषय पे हमने जो है उसके परिजनों से बातचीत करी है। अभी सीसीटीवी इत्यादि कैमरों से हम चीज़ों को जांच कर रहे हैं। जल्दी गाड़ी हमारी ट्रेस हो जाएगी और हम जल्दी लड़की को रिकवर करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ताज़ा अपडेट्स क्या है इस पूरे मामले में अभी की? देखिए, जो परिजन है युवती के, उन्होंने इस समय पूरे थाने को घेर रखा है और उनकी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इसकी गिरफ्तारी हो। जिस भी शख्स ने अपहरण किया है, जिन भी लोगों ने अपहरण किया है उनकी बेटी का, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। एक प्रेम का एंगल भी है कि कहीं युवती का कोई प्रेम का एंगल तो नहीं है, किसी से प्रेम तो नहीं करती थी इस युवक से जो अपहरण करके ले गया है। तो कई सारी बातें आ रही है सामने। इसके अलावा जो युवती की सहेलियां थी, उनसे भी पूछताछ कर रही है कि आखिर किससे बात करती थी युवती, और जो नंबर थे, युवती का जो मोबाइल नंबर था, उसके जरिए उसकी कॉल रिकॉर्ड भी खंगाली जा रही है कि किन किन लोगों से बात हुई है पिछले 24 घंटे के भीतर उसकी। तो इसकी पुलिस इस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस की कई सारी टीमें लगी हुई हैं जो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और उसके आधार पर ये किया जा रहा है कि आखिर ये गाड़ी किस तरफ गई है और किधर मूव की हुई है, क्योंकि जगह जगह हाईवेज पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, दुकानों पर, और जो पुलिस के सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी लगे हुए हैं। तो पुलिस को कई शैलेंद्र, ये वाली थ्योरी तो ठीक है कि पुलिस की तरफ से आ जाती है कि प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच करें कि कहीं कुछ ऐसा मामला तो नहीं है। कॉल ट्रेस, फोन क्या लड़की का घर पर ही है या फोन समेत लड़की का अपहरण हुआ है? परिवार वालों ने क्या शिकायत की है? अगर अपहरण हुआ है तो क्या किसी तरह की कोई कॉल आई है? क्योंकि अपहरण का भी तो कारण होना चाहिए। तो कई थ्योरीज बन जाती हैं फिर। देखिए, अपहरण का सिर्फ इसलिए एंगल आ रहा है क्योंकि लड़की को जबरन उठाया गया है। जब वो गली में घूम रही थी तो उसे गाड़ी में जबरन डाल करके ले जाया गया है। हालांकि अभी घर वालों ने अपहरण की कोई तहरीर नहीं दी है। पुलिस फिलहाल अभी तहरीर मिल रही है पुलिस को, और इसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और तब जो है फॉर्मली जांच शुरू होगी। लेकिन पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपने स्तर पर जांच कर रही है कि जल्दी से जल्दी लड़की की बरामदगी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर जसपुर में बॉर्डर पर तैनात किए गए विशेष पुलिस अधिकारी पर एक युवती को छेड़ने का आरोप लगा। यूपी की सीमा से लगे नादेही बॉर्डर पर तैनात विशेष पुलिस अधिकारी धर्मवीर सिंह पर एक युवती ने यह आरोप लगाया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने बॉर्डर की इस चेक पोस्ट पर जमकर हंगामा किया। बाद में मौके पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक संगठन के लोग पहुंचे और मामला शांत कराया। उधर युवती की ओर से कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई गई। कि रायपुर का धर्मवीर जो रेस्क्यू की ड्यूटी कर रहा है नारेग वाली को, उसके द्वारा एक लड़की का पीछा किया गया और उसका नाम पता पूछा गया बदनीति। तो उसके खिलाफ एक आक्रोश था। वो उनकी मांग थी कि उसे बुला के यहाँ माफी मंगवाई जाए, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। उससे उनको समझाया गया कि आप इसके खिलाफ तहरीर दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उनकी तहरीर दे दी गई है। खबर हरिद्वार से आ रही है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के पीआरओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से मदन कौशिक का आज कोरोना टेस्ट होगा। मंत्री मदन कौशिक को हरिद्वार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और 5 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। मंत्री मदन कौशिक शनिवार को हरिद्वार के माया मंदिर गए थे, जहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात के साथ पूजा अर्चना भी की थी। और दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्योंकि पूजा अर्चना भी की थी साधु संतों से और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, तो क्या सभी लोग जो हैं अब जांच करा रहे हैं अपनी? जीनत, इसमें खबर में जो अपडेट हमारे पास है वो ये है कि जो सरकारी प्रवक्ता है मदन कौशिक, उनके पीआरओ
पॉजिटिव आए, कल कोरोना पॉजिटिव, और उसके बाद कल देर शाम में मदन कौशिक को भी अपनी तबीयत सही नहीं महसूस हुई, जिससे उन्होंने खुद को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अभी हमारी उनसे बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि अभी पूरी तरह फिट महसूस नहीं कर रहे हैं। हाँ। और आज वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे, अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर उन्हें 14 दिन जिस तरह इलाज सारे कोरोना पेशेंट्स का हो रहा है उनका भी इलाज होगा। तो फिलहाल इंतजार है मदन कौशिक की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट का, और उनके पीआरओ के पॉजिटिव आने के बाद खास तौर पे अब ये डर और बढ़ा है। और जब वो भीड़ में गए थे संतों के बीच, वो अपने आप में एक अलग मसला है, वहां भी एक शख्स कोरोना पॉजिटिव आया था। यानी मदन कौशिक जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, और अगले 5 दिन को क्वारंटीन वो रहने ही वाले हैं। जीनत, बिल्कुल, तो रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। उसके बाद जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उन्हें भी अपना टेस्ट कराना होगा और क्वारंटीन होना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आज हम आपको देहरादून की उन सड़कों का हाल दिखाएंगे जिन्हें स्मार्ट रोड बनाना था। मॉनसून में इन सड़कों को खोद तो दिया गया लेकिन बनाया नहीं जा रहा। वजह बताई जा रही है कि बारिश का समय है, उसके बाद बनाएंगे। अब सवाल यह है कि जब बारिश का समय है, आपको मालूम है, तो फिर सड़कों को खोदा क्यों गया? जरूरत क्या थी? अब ये खुदी हुई सड़कें क्या कर रही हैं? हादसों को दावत दे रही हैं। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल देहरादून शहर की सड़कें कब तक स्मार्ट बन पाएंगी, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मानसून के बीच शहर भर में खोद दी गई सड़कों के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। राजधानी देहरादून में 12 सड़कों को स्मार्ट रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके लिए सड़कों को खोदकर अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट डाली जा रही है। कहा जा रहा है कि भविष्य में पानी, बिजली, टेलीफोन की वायर्स इन्हीं यूटिलिटी डक्ट के अंदर से होकर गुजरेंगी। इसके अलावा सीवर अन्य कार्य भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही किए जा रहे हैं। शहर के भीतर से गुजरने वाली करीब 9 सड़कों पर वर्तमान में काम चल रहा है, लेकिन बरसात के मौसम में सड़कों को खोदे जाने पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जगह जगह खोदी गई सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। दिन ब दिन हर जगह देखो सड़कें खुली हैं, नाले बंद हैं, सीवरेज ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। हर जगह बुरा हाल है, हर जगह बहुत ज़्यादा। कई एक्सीडेंट हो जाए, कई बंदे सड़कों पर गिरे हैं, कई गड्ढों में गिरे हैं, कहीं कुछ गिरे, कहीं कुछ गिरे हैं। यहाँ पर मेरा डेली का आना जाना है, लेकिन यहाँ पर आने जाने में बहुत परेशानी होती है डेली। एक्सीडेंट वगैरह, बारिश हो जाती है तो बहुत परेशानी, गड्ढे हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हैं। ये सड़क लंबे समय तक खुदी पड़ी, काफ़ी लंबे समय हो गया तो खुदे। देहरादून में सालों से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और इसी के तहत 1300 करोड़ की लागत से 61 किलोमीटर लंबी शहर की करीब 11 सड़कों के कायाकल्प करने की बात की जा रही है। ये सुभाष रोड है जो आरागढ़ चौक से एमकेपी चौक तक मिलती है और उसके बाद घंटाघर को जाती है। इस पूरी सड़क को खोद दिया गया है मानसून के इस काल में, और बताया गया है कि इसके नीचे मल्टी यूटिलिटी डक्ट डाली गई है, जिसमें कि तमाम जो टेलीफोन, केबल और बिजली की जो वायर्स होंगी अब वो सड़क के नीचे अंडरग्राउंड होंगी। लेकिन इसके लिए जो समय चुना गया, मानसून के इस काल में सड़कों को खोद दिया गया। आप देखेंगे कि कई किलोमीटर इस सड़क पूरी खुदी पड़ी है, और जब बारिश होती है, बारिश में यही सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। स्मार्ट सिटी के तहत भले ही शहर का कायाकल्प करने के दावे किए जा रहे हों, लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन कायाकल्प होने तक इस बीच जो लोगों को परेशानियां होंगी उसका कोई देखने वाला नहीं है। बरसात के इस मौसम में सड़कों को खोद दिए जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन अनुज रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। असल में स्मार्ट सिटी के काम ने देहरादून में हालात खराब कर दिए हैं। 2017 से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसमें सड़कों के बेतरतीब खुदाई, जगह जगह मिट्टी का पड़ा होना, नालियों का बंद होना परेशानी का कारण बन गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में राज्य का इकलौता शहर है देहरादून, और शहर के 10 वार्डों में स्मार्ट सड़क की बात करें, सीट, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट तक की प्लानिंग थी। लेकिन अब जनता इस काम से खुश होने की बजाय परेशान हो गई है, क्योंकि काम अधूरा है और सिर्फ परेशानियां बढ़ा रहा है। पिछले 1 महीने से इतना बड़ा भुक्तभोगी हूँ खुद इसका, स्मार्ट सिटी का, कि मैं आपको अगर सीरीज बताऊं तो आप भी बोलोगे कितना नॉन टेक्निकल वे से ये लोग काम कर रहे हैं।
ठीक है, इन्होंने मेरी लाइन तोड़ी, पानी की लाइन। 21 दिन तक तो पहले कीचड़ का पानी आता था हमारे पास, फिर मेरी जब लाइन तोड़ी उसके बाद भी मैंने ऐसा फॉलोअप करने के बाद आज तक मेरी लाइन ठीक नहीं हुई। अभी कोई उम्मीद नहीं है इस रोड की बनने की, क्योंकि इस टाइम पे ये, क्योंकि बरसातों के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमें होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने नगर निगम को भी कंप्लेंट करी है तो नाली की सफाई भी नहीं करते हैं वो। कंप्लेंट मैंने कहीं नहीं किया, उन्होंने कहा जाओ शिकायत लगा लो कहीं भी। अच्छा, मुझे कहा था वो अभी आ रखे थे उन्होंने उस दिन, फिर अभी कह रहे वो मुझे हम जोड़ देंगे, पता नहीं उन्होंने आपको देखा। देहरादून में करीब 10 वार्डों में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और सब जगह की हालत एक जैसी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। यहाँ पे बीच रोड में एक बड़ा गड्ढा आप देख सकते हैं जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। यहाँ पे कुछ चारों तरफ कुछ झाड़ तो लगाए गए हैं, लेकिन इस गड्ढे को कब भरा जाएगा इसका बताने वाला अभी कोई नहीं। अधिकारी भी मौन बैठे हैं और काम करने वाली जो एजेंसियां, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईसी रोड, क्योंकि देहरादून का ये ईसी रोड है जहां हम अभी खड़े हैं, और इस सड़क की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तौन, न्यूज़ 18 देहरादून। अब्दून शहर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम से लोग परेशान हैं, तो शहर के बाहर की सड़कें बारिश की वजह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। हर साल इन सड़कों पर पैच वर्क और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए बहा दिए जाते हैं। बारिश में फिर इन सड़कों पर काम की पोत हो जाती है, और यहाँ तक कि खुद बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि वो इन सड़कों की हालत को देखकर नाराज हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग एक बार फिर से वही रटे रटाए जवाब देता है। विभाग ने इसी सीजन में देहरादून की 615 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त करने तक का दावा भी किया है। पहले जल निगम में खोद दी, अंडरग्राउंड के लिए बिजली वालों ने खोद दी, अब फिर सीवर के लिए खुद रही है, तो जिसकी वजह से काम विभागीय तालमेल न होने के कारण लगातार मैं कई बार विभागीय अधिकारियों को बैठा चुका हूं, क्योंकि मेरे घर का भी वो मार्ग वही है, रोज वहां से निकलता हूं कि हम तो गाड़ी में चलते हैं, लेकिन बेचारे जो पैदल चलते होंगे, स्कूटर में चलते हैं, दुर्घटनाएं वहाँ पर होती हैं। जो अभी ड्यूरिंग रेनिंग सीजन में हम जो हमारे वैसे पार्ट होल्स हैं, छोटे मोटे पैट हैं, जिसको कि जो है जीएसबी के द्वारा हम ठीक कर देते हैं, और जहाँ पे पानी और जल भराव वाले इलाके हैं, जहाँ पे पानी रुकता है मार्गों पे, उन पे हम जो है टाइल के माध्यम से अथवा ईंट के माध्यम से उसकी पैचिंग। शहर भर में जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल स्मार्ट सिटी के लिए ही ये सड़कें खोदी गई हैं, बल्कि विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी होने के चलते भी सड़कें जगह जगह खोद डाली गई हैं, कहीं सीवर लाइन के लिए तो कहीं पाइपलाइन बिछाने के लिए। ये बलबीर रोड का एरिया है, आप देख सकते हैं कि एक साइड में पूरी तरह से सड़क खुदी पड़ी है, यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके ऊपर से पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क को पाट दिया गया है, मलबे और गिट्टियों से सड़क को एक प्लेन करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब इसे कब तक इस पर रेस्टोरेशन का काम कंप्लीट होगा, कब इस पर कोलतार बिछाया जाएगा, लोक निर्माण विभाग का कहना है कि वो बारिश थमने का इंतजार कर रहा है। यानी कि जब तक बारिश थमेगी, जब तक सड़क के लिए बजट आएगा, जब तक इस पर कोलतार पड़ेगा, तब तक लोगों को इन तमाम परेशानियों से जूझना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनुज रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। अब कांग्रेस का कहना है कि 1 साल से चल रही अमृत योजना ने पूरे शहर की गली कूचों की सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया। रही सही कसर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने पूरी कर दी। राजधानी की आंतरिक सड़कें बदहाल हैं। पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो टूटी हुई या गड्ढों वाली ना हो। सड़क इस समय चलने योग्य नहीं है। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोजाना लोगों की गाड़ियां पंचर हो रही हैं, बस्ट हो रही हैं। पूरे शहर का इस समय नक्शा बिगड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी आप चिल्ला रहे हैं, सड़कों का हाल आपने खोद दी, उसके बाद आपने ठीक ही नहीं करी। आपने अमृत योजना में पूरे देहरादून के अंदर पाइपलाइन डालने के चक्कर में सड़कें खोद दी। 1 साल पूरा हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया अमृत योजना की सड़कें खुदते, लेकिन आपने रिपेयर कहीं नहीं करी। पूरे शहर के अंदर, पूरे जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर इस समय सड़कों का बुरा हाल है। और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के नेहरू नगर कॉलोनी थाने में विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। धारा 367 यौन शोषण और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला ने केस दर्ज न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। तो ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण अब मोड़ ले चुका है पूरा मामला, क्योंकि केस दर्ज हुआ है और अब जांच शुरू होगी।
कांग्रेस के नेता बीजेपी से नाराज नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर बार बार जोर दे रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस में एक सुर नहीं है, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस के भीतर यकीनन सियासी भूचाल आ सकता है। कभी कांग्रेस में नेताओं की आपसी कलह तो कभी बीजेपी विधायकों की कथित नाराजगी। ये ऐसी खबरें हैं जिनसे उत्तराखंड की सियासत गर्म है, लेकिन इन सब के बीच अपनी आंतरिक राजनीति में उलझी कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी विधायकों की हर हरकत पर तीखी निगाह बनाए हुए है, ताकि बीजेपी से नाराज नेताओं को 2022 में अपने पाले में किया जा सके। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता इसके बारे में सोचने भी लगे हैं। अभी और परिस्थितियां गरमाने दीजिए, अभी जल्दी है। 2022 में मतलब इन लोगों के लिए कुछ दरवाजे खुल सकते हैं? नहीं, जो आने के लिए कहेगा तब फिर हम अपनी कार्यकारिणी में उनके नाम रखेंगे, और अगर सहमति होगी, हमारे कांग्रेस का कोई व्यक्ति नाराज नहीं होगा तो हम सबको ले लेंगे। हालांकि किसी भी तरह से 2022 में सत्ता की वापसी में सपने सजा रही कांग्रेस के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी के भीतर इसको लेकर अलग अलग राय है। ऐसे में चुनाव में अभी बहुत समय है। पार्टी नेतृत्व को चाहिए कि हर विधानसभा में जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उन्हें अभी से तैयार करें। इससे हमें दूसरी पार्टी से लोगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो पाएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में दल बदल की राजनीति ने अपना असली रंग दिखाया था, जब कांग्रेस के 10 से ज्यादा बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। यही नहीं, वही नेता बीजेपी में जाकर न सिर्फ विधायक बने बल्कि कुछ तो मंत्री भी हुए। ऐसे में 2022 को लेकर भी बड़ा बदलाव असंभव नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर रेलवे ने उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात दी है। दिल्ली से काठगोदाम के बीच हाई स्पीड सुपर लग्जरी ट्रेन चलेगी, लेकिन ये ट्रेन आम ट्रेन के मुकाबले बेहद अलग होगी। देखिए, दिल्ली से उत्तराखंड जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दिल्ली से काठगोदाम के बीच एक सुपर लग्जरी प्राइवेट ट्रेन चलने जा रही है, जिस पर रेलवे बोर्ड ने अब अपनी मोहर लगा दी है। रेलवे के स्तर पर इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, ताकि साल 2021 की शुरुआत में इस ट्रेन को चलाया जा सके। ये ट्रेन सुविधा, स्पीड और अपने स्टॉपेज टाइम के लिहाज से बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग होगी। पहली बात तो इस ट्रेन में सुविधाएं होंगी प्लेन की तरह। सीटों के पीछे प्रपोज्ड जो सुविधाएं हैं, सीटों के पीछे, सब सीटों के पीछे उन जहां आदमी बैठेगा सामने टीवी रहेगा और पूरा वाईफाई से कनेक्टेड रहेगी पूरी ट्रेन। मतलब लाइव देख पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, किराया भी फिर उसी के बराबर ही होगा लगभग। प्राइवेट ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन होगी। हर स्टॉपेज पर महज 2 मिनट के लिए रुकेगी। साथ ही देर होने पर यात्रियों को इसका मुआवजा भी मिलेगा। फिलहाल दिल्ली से काठगोदाम के लिए शताब्दी समेत 3 ट्रेन चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद तीनों ट्रेनें हमेशा यात्रियों से पैक रहती हैं। लोगों को उम्मीद है कि एक और ट्रेन आने से उत्तराखंड में पर्यटन को और पंख लगेंगे। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं नैनीताल वगैरह और जगह घूमने, रामनगर हुआ, कई जगह घूमने आते हैं। उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है और वो रह जाते हैं कि चलो ठीक है अगली बार जाते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। हाई स्पीड प्राइवेट ट्रेन की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसी के मुताबिक पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि 2021 में ट्रेन की सौगात उत्तराखंड के लोगों और सैलानियों को मिल सके। शैलेंद्र नेगी,